नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 25 सितंबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। हम आज कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले कोट डिस्कस कर लेते हैं। कोट है, देयर आर नो मीनियल जॉब्स ओनली मीनियल एटीट्यूड। देखो कई बार ना समाज कुछ जॉब्स को ना तवज्जो नहीं देता, उन्हें खराब मानता है। लेकिन देखो हर एक जॉब की ना अपनी एक डिग्निटी है। डिपेंड ये करता है कि कोई पर्सन उस जॉब को कितना प्राइड के साथ, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कितना बड़े पर्पज के साथ उस जॉब को करता है, कितने इंथुजियाज्म के साथ उस जॉब को करता है। फ़र्क यहाँ पे माइंडसेट का है। जैसे लक्ष्य मूवी है ना ऋतिक रोशन की, उसमें एक डायलॉग है कि तुम कुछ भी बनो लेकिन उसमें बेस्ट होने चाहिए। चाहे घास काटने वाला बनो लेकिन बेस्ट घास काटने वाले बनो। आप बोलोगे कि सर घास काटने वाला क्यों बनना है, आईएएस बनना है। बेशक देखो आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से बनो, आप में पोटेंशियल है आईएएस बनने का, आप आईएएस बनो। लेकिन देखो जो लोग घास काटते हैं या जो लोग रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते हैं, उनकी भी वैल्यू है, उनकी जॉब खराब नहीं है। उनकी जॉब को कभी डिसरिस्पेक्ट मत करो। आपका पोटेंशियल है कुछ अलग करने का, आप कीजिए, बट डोंट डिसरिस्पेक्ट देम। ये मेन पॉइंट है यहाँ पे। एक जो कहानी हम अक्सर सुनते हैं ना कि 3 मजदूर एक बार काम कर रहे थे, दीवार बना रहे थे। तो एक से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो बोलता है दिखता नहीं है कि ईंट के ऊपर ईंट रख रहे हैं। दूसरे वाले से पूछा तुम क्या कर रहे हो, अरे भाई दीवार बना रहे हैं। तीसरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो, उसने ना बड़ा बताया पूरे इंथुजियाज्म के साथ में, एक बहुत बड़ी सुंदर इमारत की नींव हम रख रहे हैं। तो बात देखो यहाँ पे माइंडसेट का है। तीसरा जो मजदूर था ना, उसका जो माइंडसेट ऐसा था कि वो बड़ा विजन देख पा रहा था। आप ना इस कोट को गांधी जी के ना ब्रेड लेबर के कंसेप्ट से रिलेट कर सकते हो। गांधी जी ने बोला था हर एक पर्सन को ना कम से कम इतना फिजिकल लेबर जरूर करना चाहिए जिससे ना वो अपनी रोटी कमा सके। इतना फिजिकल लेबर हर एक पर्सन को करना चाहिए। इससे ना एक ऐसे सिस्टम का निर्माण होगा कि जो अमीर लोग हैं वो भी फिजिकल लेबर करेंगे और वो दूसरों को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे अपने लिए काम करने के लिए। लेकिन देखो सिस्टम तो वैसा ही है ना। तो ये कोट हमने डिस्कस किया। अब देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। आज देखो हम 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा स्टैटिक भी रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे श्रीलंका, हमारी नेबरहुड पॉलिसी से संबंधित है, मेन श्रीलंका पे फोकस नहीं है। दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है, वो डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में स्टैटिक रिवाइज करेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये जो पीएम मोदी वाला है ना, यूएस विजिट वाला, ये हमने करंट अफेयर प्लस में तो डिस्कस कर लिया था, लेकिन मेंस पर्सपेक्टिव से डिस्कस करना बाकी है। मतलब प्रीलिम पर्सपेक्टिव से तो हमने डिस्कस कर लिया था करंट अफेयर प्लस में, तो इसे हम कल ले लेंगे, मेंस के पर्सपेक्टिव से इसे डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सुप्रीम कोर्ट का नाम एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अगेंस्ट। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये बोली कि क्या ये आप ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इससे तो ना इशू की सीरियसनेस कम हो जाती है। बच्चों को ना यहाँ पे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है अपनी ग्रेटिफिकेशन के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए। तो आप वर्ड इस्तेमाल कीजिए CSEAM, पूरा नाम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड अब्यूज मटेरियल। फिर से बोलता हूं, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन एंड अब्यूज मटेरियल, CSEAM, अब्यूज मटेरियल है लास्ट में। आप ये वर्ड इस्तेमाल कीजिए हमेशा लीगल डॉक्यूमेंट्स में, ताकि जनता को पता लगे इशू की सीरियसनेस। चलो ये तो पहली बात हुई। 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसको लीड कर रहे थे, ये जो बेंच है जिसने जजमेंट दिया, इसको लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। देखो ये जो जजमेंट है ना, मद्रास हाई कोर्ट की एक सिंगल बेंच की जजमेंट के अगेंस्ट है। मद्रास हाई कोर्ट ने ना एक अजीबोगरीब फैसला दिया था। मद्रास हाई कोर्ट ने ना ये बोला, अगर कोई पर्सन, एक पर्सन को ना बरी कर दिया था मद्रास हाईकोर्ट ने, ये बोलते हुए कि उस पर्सन ने सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाला जो मटेरियल है, यानी CSEAM, ये जो मटेरियल है ना, वो सिर्फ देखा था, उसका कॉमर्शियल यूज नहीं किया।
इसलिए उस पर्सन की गलती नहीं है, उसको ना बरी कर दिया मद्रास हाई कोर्ट ने। बट देखो अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की जो बेंच है ना, इन्होंने ना पोक्सो एक्ट का जो स्कोप है ना उसे इंक्रीज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है, अगर देखो कोई पर्सन, फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन है, ए पर्सन चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाला जो मटेरियल है वो देखता है, मतलब उसने 2 वीडियोस देख ली और देखने के बाद तुरंत की तुरंत उसने अथॉरिटीज को रिपोर्ट नहीं किया। समझ गए? मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाली वीडियो देख ली और देखने के बाद अथॉरिटीज को रिपोर्ट नहीं किया कि भाई यहां पे ये वाली जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं, तो वो भी अपराधी हैं पोक्सो एक्ट के अंतर्गत, मतलब उस पर भी फाइन लगेगा। अच्छा, मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं। 2 लोग हैं, ए और बी। ए ने ना बी को चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाला कुछ मटेरियल सेंड किया, कुछ वीडियो वगैरह सेंड की। बी ने उस लिंक पे क्लिक किया और लिंक पे क्लिक करते ही बंद कर दिया, उसे अच्छा नहीं लगा। तो क्या बी दोषी है या नहीं है? बी दोषी है फिर भी। क्यों? क्योंकि उसके पास लिंक आया था और उसको पता था कि लिंक पे क्लिक करते ही चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाला मटेरियल ओपन हो रहा है, तो उसे अथॉरिटीज को सूचित करना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया। इसका मतलब बी भी दोषी है, अपराधी है। अच्छा, एक और चीज आपको बताता हूं। यहां पे पोजेशन का मतलब सिर्फ फिजिकल पोजेशन नहीं है। मतलब कोई यूं नहीं बोल सकता कि आप मेरा लैपटॉप देख लीजिए, मेरा मोबाइल देख लीजिए, ऐसी वीडियोस नहीं है, ऐसा मटेरियल नहीं है मेरे पास में। पोजेशन का मतलब यहां पे कंट्रोल से है, बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। मान लीजिए उस पर्सन को, फॉर एग्जांपल ए को पता है ऐसी वेबसाइट के बारे में जहां से ऐसा मटेरियल देखा जा सकता है, शेयर किया जा सकता है, डाउनलोड किया जा सकता है, स्पीड ऊपर नीचे की जा सकती है, वॉल्यूम कम ज्यादा की जा सकती है। यह मतलब है कंट्रोल का। तो यहां पे कंट्रोल वर्ड सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया है कि पोजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाँ मोबाइल में नहीं है, लैपटॉप में नहीं है। पोजेशन का मतलब कंट्रोल से है कि उसके पास में कंट्रोल है उस मटेरियल का। तो ऑनलाइन कोई वेबसाइट है, उसको देखने का कंट्रोल है, तो भी वो दोषी पाया जाएगा। यहां पे नीचे देखो, एग्जाम्पल देके जस्टिस पारदीवाला बताते हैं। कोई ए पर्सन है, वो रूटीनली चाइल्ड पोर्नोग्राफी वॉच करता है इंटरनेट पे, लेकिन उसे डाउनलोड नहीं करता, उसे मोबाइल में स्टोर नहीं करता। तो इसका मतलब उसका कंट्रोल है उस मटेरियल के ऊपर, मतलब वो भी दोषी है। अपनी इस जजमेंट को समराइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देखो ये बोला, अगर कोई भी पर्सन चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल को ट्रांसमिट करता है, प्रोपगेट करता है, यानी फैलाता है, दिखाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, दूसरों को सेंड करता है, अगर तो देखो उसका पर्पज सिर्फ रिपोर्ट करना है अथॉरिटीज को, तो है ठीक। अदरवाइज देखो फिर तो ये एक एविडेंस है कोर्ट में उसके खिलाफ केस चलाने के लिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, अगर देखो कोई ये सब काम रिपोर्ट करने के लिए नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी इंटेंशन गलत हो सकती है, वो फ्यूचर में कोई क्राइम कर सकता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित। समझ गए? मतलब ये इनकोएट ऑफेंस है, मतलब तैयारी है कोई फर्दर क्रिमिनल एक्ट करने की। समझ गए? मतलब इंटेंशन पे सवाल है कि वो पर्सन जो रिपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर वो फर्दर कोई क्रिमिनल एक्ट कर सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का अच्छा सा जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट। चलते हैं आगे। लास्ट में मैं आपको 30 सेकंड्स में रिवाइज करवा देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने ना पोक्सो एक्ट में पोजेशन की जो डेफिनेशन है ना, इसे एक्सपेंड कर दिया है। पोजेशन में अब सिर्फ फिजिकल कंट्रोल नहीं आता, इवन देखो कोई ऑनलाइन मटेरियल को देख लेता है विदाउट डाउनलोडिंग, तो वो भी दोषी है, वो भी पोजेशन का पार्ट है। अगर एफआईआर फाइल करते वक्त दोषी जो एक्यूज्ड है उसके पास में वो मटेरियल नहीं है चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाला, लेकिन पास्ट में कभी था और उसने डिलीट कर दिया है, तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मतलब टेम्परेरी पोजेशन था, सिर्फ 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, बाद में उसने डिलीट कर दिया और एफआईआर बाद में फाइल हुई, तो भी वो दोषी है। अगर किसी को कंटेंट मिला है तो अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना जरूरी है, अदरवाइज वो भी लायबल है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। और कोर्ट ना ये देखेगी, अगर किसी के पास मटेरियल स्टोर्ड है या पोजेस्ड है ना, तो सुप्रीम कोर्ट मतलब कोर्ट जो है वो सब कुछ देखेगी, इंटेंशन क्या थी उस पर्सन की, सर्कमस्टांसिस क्या थी, सब कुछ देखा जाएगा केस चलाते वक्त।
इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया की ना नेबरहुड पॉलिसी से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल ना श्याम शरण ने लिखा है। श्याम शरण भी अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं आईआर से संबंधित। शुरुआत में राइटर ये बोलते हैं, देखो 2024 का साल जो है ना, हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा। आप हमारे पड़ोस में देखिए क्या हुआ। नेपाल में केपीएस ओली प्रधानमंत्री बन गए। केपीएस ओली जिनके पिछले कार्यकाल में 2015 में भी ये प्रधानमंत्री थे, तो उस समय इंडिया नेपाल के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए थे, तो वही एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। आप बांग्लादेश में देख लीजिए, बांग्लादेश में क्या हुआ। शेख हसीना जो भारत की दोस्त थी, शेख हसीना को प्रोटेस्ट के बाद बांग्लादेश छोड़ के भारत आना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। आप दूसरे देशों को देखिए, मालदीव को देख लीजिए। मालदीव में एकदम से सत्ता परिवर्तन हुआ, और सत्ता परिवर्तन होने के बाद में नई जो सरकार थी एकदम से प्रो चाइना हो गई। वो बात अलग है। देखो, मालदीव के इशू को इंडिया ने काफ़ी अच्छे ढंग से संभाला, और अब मालदीव इंडिया के रिलेशंस इंप्रूव हो गए हैं। चलो और देश देखिए, आप म्यांमार देख लीजिए। म्यांमार में सिविल वार चल रहा है, और म्यांमार का सिविल वार भी मणिपुर की सिचुएशन में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। और आने वाले समय में देखो, म्यांमार में ना, आने वाले समय में म्यांमार में जो खराब हो रही सिचुएशन है ना, इसका असर नॉर्थ ईस्ट में सिक्योरिटी सिचुएशन पे पड़ सकता है। और बांग्लादेश के सिलसिले में तो राइटर एक बात ये बोलते हैं, बांग्लादेश में देखो अभी पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता वाली बात है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, चलो ये सब चीज़ें तो हैं, ये सब एग्जाम्पल्स तो हमने दिए, बट अब देखो एक और देश जिसमें थोड़ा उथल पुथल चल रहा है, वो है हमारे साउदर्न पेरिफेरी में श्रीलंका। श्रीलंका में ना अभी नए राष्ट्रपति बने अनुरा कुमारा दिसानायके। ये देखो एनपीपी के हेड हैं, नेशनल पीपल्स पावर, नेशनल पीपल पावर। इनका राष्ट्रपति पद पर चुने जाना क्यों बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, क्यों बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, एनपीपी जो है ना, वो एक इलेक्टोरल फ्रंट है जेवीपी का। जेवीपी क्या है? लेफ्ट विंग रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब जैसे हमारे देश में नक्सलाइट मूवमेंट नहीं है, जो लेफ्ट एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है, हथियारों के बेस पे, हथियारों के दम पे, यानी वायलेंट स्ट्रगल की सहायता से वो सत्ता को और अभी के सिस्टम को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। तो उसी प्रकार की ये ऑर्गेनाइजेशन थी जेवीपी, लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी, लेकिन थोड़ा अलग। ये जो जेवीपी वाले थे, वैसे देखो नक्सलिज्म की तरह लेफ्ट विंग एक्सट्रीम आइडियोलॉजी, वायलेंट स्ट्रगल, ये सब चीज़ें सेम हैं, बट जेवीपी में ना थोड़ा सा नेशनलिज्म भी काफ़ी ज़्यादा था। और ये जो नेशनलिज्म था ना, वो इंडिया के अगेंस्ट था। समझ गए बात? आप समझ रहे हो? एनपीपी के हेड हैं ये नए जो राष्ट्रपति हैं, अनुरा कुमारा दिसानायके। और एनपीपी क्या है? आप मान लीजिए एनपीपी एक इलेक्टोरल फ्रंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे कई बार बोल दिया जाता है ना, आरएसएस का इलेक्टोरल फ्रंट है बीजेपी, मतलब कुछ लोग बोल देते हैं, समझने के लिए है। तो उसी प्रकार से जेवीपी एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीम आइडियोलॉजी जो हथियारों के दम पे श्रीलंका में गवर्नमेंट सिस्टम बदलना चाहती थी, और 2 बार इन्होंने प्रयास भी किया। एक बार 1971 में और एक बार 1987 में। 2 बार इन्होंने प्रयास किया जबरदस्त ढंग से, वायलेंट स्ट्रगल की सहायता से, कि श्रीलंका में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट सिस्टम है इसको उखाड़ फेंका जाए और कम्युनिस्ट पार्टी का जो रूल जैसा चाइना वगैरह में है वैसा ही इस्टेब्लिश किया जाए। तो मार्क्स और माओ की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है ये ऑर्गेनाइजेशन जेवीपी, जैसे इंडिया में नक्सलिज्म करते हैं। तो इसी का इलेक्टोरल फ्रंट है एनपीपी, और उसी फ्रंट से अब राष्ट्रपति बने हैं अनुरा कुमार दिसानायके। ये जो जेवीपी ऑर्गेनाइजेशन थी ना, ये काफ़ी एंटी इंडिया फीलिंग्स रखती थी, क्योंकि इन जेवीपी वालों का ये मानना था कि इंडिया की वजह से जो तमिल माइनॉरिटीज़ हैं वो श्रीलंका में अलग देश की मांग कर रहे हैं। और ये जो जेवीपी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इवन इसका जो
इलेक्टोरल फ्रंट है एनपीपी, जिससे नए राष्ट्रपति बने हैं, इनको ना सिन्हली कम्युनिटी ने ज़्यादा वोट दिया है। जो मेजोरिटी कम्युनिटी है ना श्रीलंका में, सिन्हलीज, उन्होंने ज़्यादा वोट दिया है इनको, और मुस्लिम इलाकों में, तमिल इलाकों में इनको वोट कम पड़ा है। एक और चीज़, इनका राष्ट्रपति बनना जानते हो क्यों बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है? क्योंकि देखो इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, ये एनपीपी, ये 2019 में बिल्कुल 2-3 सीट लेके आई थी, सिर्फ 3% वोट, कोई इनको पूछने वाला नहीं, हाशिए पर थी इनकी पार्टी। मैं आपको एग्जांपल दूं तो अभी आप कंपेयर कर सकते हो, इवन अरविंद केजरीवाल से भी नहीं कंपेयर कर सकते। अरविंद केजरीवाल की लोकसभा में कितनी सीट है? इस बार तो शायद कम ही है ना, दिल्ली में 0 है, पंजाब में 1-2 होगी शायद। मतलब मान लीजिए, आप समझिए, ये ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी 2-3 सीट है, पूरे भारत में सिर्फ 3% के आसपास वोट मिला है, वो एकदम से अगली बार सत्ता में आ जाए, बीजेपी कांग्रेस दोनों को पछाड़ के, उसने सारी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को पछाड़ दिया और वो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ गई। तो ये हमारे देश में कितनी बड़ी बात होगी? बहुत बड़ी बात होगी ना, क्योंकि ट्रेडिशनली बीजेपी और कांग्रेस बदल बदल के सत्ता में आती हैं। तो उसी प्रकार से काम किया है इन्होंने। ये जो एनपीपी थी ना, हाशिए पर थी बिल्कुल ही, कतई 3% वोट। और पिछले 70 सालों से श्रीलंका में, जैसे इंडिया में बीजेपी कांग्रेस है ना, वहीं पे भी श्रीलंकन फ्रीडम पार्टी, कुछ कुछ उनके नाम है, यूएनपी है, जैसे एक श्रीलंकन फ्रीडम पार्टी है। तो ये एलिट्स बदल बदल के सत्ता में आ रहे थे, वही पार्टीज बदल बदल के सत्ता में आ रही थी, लेकिन 70 साल के बाद पहली बार कुछ अलग पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट बने हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हैं। और बने क्यों हैं? बने देखो इसलिए हैं क्योंकि ना कोविड की महामारी आई थी, टूरिज्म बंद हो गया था श्रीलंका में। श्रीलंका में आपको याद होगा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे, बहुत बड़े जरूरी चीज़ों की कमी हो गई थी, और उस समय इंडिया ने भी श्रीलंका की मदद की थी। उस समय आईएमएफ से लोन लिया था श्रीलंका ने। अब आईएमएफ आपको पता है लोन देता है ना, तो आईएमएफ कंडीशंस लगाता है कि टैक्स ज़्यादा लगाओ, ये फ्री वाली जो स्कीम्स है इन्हें बंद करो, इसी की वजह से, फ्री वाली स्कीम्स की वजह से आपकी इकोनॉमी कोलैप्स हुई है, इन पे कंट्रोल करो। जब भी तो हमारे देश में पॉलिटिशियंस फ्री वाली स्कीम चलाते हैं, हम बोलते नहीं है कि हमारे हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे, ये फ्री में पैसा बांट रहे हैं, इतना रेवेन्यू नहीं है सरकार के पास में। हमारे देश में कितना ज़्यादा ऐसा चलता है। अभी जैसे इलेक्शंस हैं, हरियाणा में, कर्नाटक में इलेक्शंस थे। अब हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल मैं आपको दूं। हिमाचल प्रदेश में ना कांग्रेस ने क्या किया, कुछ भी वादे कर दिए सत्ता में आने से पहले ना, कुछ भी बोल दिया कि हाँ हम नई पेंशन, वो पुरानी वाली पेंशन स्कीम वापस लाएंगे, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। लेकिन जब सत्ता में आए तो रेवेन्यू ही नहीं है। अब वहाँ के जो सीएम हैं और वो अपने मिनिस्टर्स को बोल रहे हैं कि 2 महीने की सैलरी मत लो, हमारे पास पैसे नहीं है। तो भाई सत्ता में आने के लिए ऐसे वादे करते क्यों हो? अरे कांग्रेस की बात नहीं है, सब पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी देख लीजिए हरियाणा में कितने कितने वादे कर रही है। तो बात यह है, जनता को देखो राहत देना ये सरकार का काम है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन अब वो राहत आप फ्री बीज के माध्यम से दे रहे हो, आपके पास रेवेन्यू नहीं है, या फिर आप स्किल दे के दे रहे हो, इस बात पे डाउट है। चलो पॉइंट पे आते हैं। मतलब श्रीलंका में ना आईएमएफ ने श्रीलंका को लोन दिया, लेकिन कंडीशंस लगा के दिया कि ये फ्री वाली स्कीम्स बंद करो, तभी आपकी इकोनॉमी फिर से पटरी पर आएगी। तो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो थी वो बनी थी उस समय। गोटाबया राजपक्षे जो श्रीलंका छोड़ के भाग गए थे, उनके घर में लोग घुस गए थे, आपको याद होगा। तो ना पिछले 2 सालों में वहाँ पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिल के सरकार बनाई थी ताकि इकोनॉमिक सिचुएशन को स्टेबल किया जा सके। उन्होंने ना कई फ्री वाली स्कीम्स बंद कर दी, लेकिन ना फ्री वाली स्कीम्स बंद की तो इन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर दिया, जनता के इमोशंस का फ़ायदा उठाने स्टार्ट कर दिया। इन्होंने बोला अरे सिस्टम हम बदलेंगे, पूरा सिस्टम साफ़ कर देंगे, करप्शन ख़त्म कर देंगे, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है, आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, आपको फ्री वाली स्कीम्स आपकी बंद कर दी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट करप्ट है, मैं सारा भ्रष्टाचार ख़त्म कर दूंगा। तो इन्होंने ना जनता के इमोशन से प्ले किया, और जनता तो आपको पता है हमेशा इमोशनल होती है। तो अब ये सत्ता में आए हैं, बट देखो इनके लिए ना, राइटर बोलते हैं इनके लिए ना वादे पूरा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर ये फ्री वाली स्कीम्स बंद करेंगे, फ्री वाली स्कीम्स चालू करेंगे, सारा सब कुछ, श्रीलंका के पास पैसे हैं नहीं, बड़ी मुश्किल से श्रीलंका की इकोनॉमी पटरी पे आई है, और आईएमएफ कभी इसके लिए मानेगा ही नहीं कि आप फ्री वाली जो स्कीम्स हैं वो फिर से चालू कर दो। तो फिर दिक्कत होने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि ये अपने वादे कैसे पूरे करते हैं। दूसरा देखो, इंडिया के संदर्भ में बात करते हैं। देखो इस बार ना इंडिया प्रोएक्टिव था,
बांग्लादेश के मामले में ना इंडिया प्रोएक्टिव नहीं था। बांग्लादेश के मामले में जब शेख हसीना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था ना, तो इंडिया को समझ जाना चाहिए था कि सारे के सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना ठीक नहीं है। बांग्लादेश में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी संबंध बनाना सही रहेगा। तो शायद इंडिया ने, देखो आर्टिकल में बोला जाता है, बांग्लादेशी नेशनल पार्टी के साथ में तो कम्युनिकेशन लाइन ओपन की, उनके साथ बात किया था, बट जो जमात इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी है ना, उनके साथ इंडिया ने बातचीत नहीं की और रिजल्ट ये निकला, शेख हसीना को एकदम से भारत छोड़ के आना पड़ा। बट श्रीलंका के मामले में इंडिया प्रोएक्टिव था। प्रोएक्टिव इसलिए क्योंकि पहले अंदेशा था ये जीत सकते हैं। तो इन्होंने ना भारत यात्रा के दौरान, ये जो अभी राष्ट्रपति बने हैं अनुरा कुमारा दिसानायके, इन्होंने ना भारत यात्रा के दौरान हमारे विदेश मंत्री और अजीत डोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनसे मुलाकात की। तो उसका फायदा भी हुआ। राष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने बोला कि इंडिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के देखो, ये बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे इंडिया और चाइना के बीच में, लेकिन बैलेंस थोड़ा सा चाइना की साइड ज़्यादा रहेगा। मतलब ऐसी सिचुएशन रह सकती है। लेकिन देखो, इंडिया को ना घबराने की आवश्यकता नहीं है। मालदीव इशू को ना इंडिया ने बहुत बढ़िया ढंग से हैंडल किया। मालदीव में एकदम से काफ़ी एग्रेसिव रेजीम आ गया था इंडिया के अगेंस्ट, काफ़ी एग्रेसिव। इब्राहिम मुइजू जो राष्ट्रपति बन गए थे, वो पूरी तरह से प्रो चाइना था। लेकिन उसके बाद देखो, धीरे 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 मालदीव को समझ में आया इंडिया कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मालदीव की इकोनॉमी के लिए। इंडियन टूरिस्ट ने वहाँ पे जाना बंद कर दिया और इंडियन एड उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये मालदीव को समझ में आ गया। बाद में मालदीव ने ना इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस रखने स्टार्ट कर दिए। तो मालदीव के इशू को ना इंडिया ने अच्छे से हैंडल किया। खामखा की एग्रेशन का जवाब एग्रेशन से नहीं दिया। उसी प्रकार से देखो, श्रीलंका की ना हमने बहुत मदद की। श्रीलंका में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, $4 बिलियन की मदद हमने की श्रीलंका को, कुछ एड के रूप में, कुछ क्रेडिट के रूप में। जो जरूरी वस्तुओं की कमी हो गई थी श्रीलंका में 2022 में इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान, जैसे फ्यूल, फूड, वो सब इंडिया ने सप्लाई किया श्रीलंका में। तो श्रीलंका में इंडिया के प्रति अभी थोड़ा सा गुडविल है। और इस चीज़ को ना अनुरा कुमारा जो ये दिसानायक के नए राष्ट्रपति हैं, ये भी स्वीकार करते हैं कि हाँ, इंडिया ने क्राइसिस के दौरान हमारी मदद की थी। और दूसरा देखो, इंडिया ना श्रीलंका की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे श्रीलंका में ना कोलंबो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। अब उस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पे ना ज़्यादा सामान इंडिया वाला आता है। वर्ल्ड के अलग अलग बड़े पोर्ट से वो सामान उतरता है कोलंबो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पे, और कोलंबो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट से फिर वो इंडिया में आता है। तो इंडिया की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है श्रीलंका की इकोनॉमी के लिए। बस देखो, चिंता की बात 2-3 है। जैसे ना श्रीलंका में अदानी ग्रुप जो है ना, वो नॉर्थ श्रीलंका में जैसे एक सोलर पावर प्रोजेक्ट कैरी आउट कर रहा है। अब इन्होंने प्रचार के दौरान बोला था कि हाँ, हम वो बंद करवा देंगे। इसके अलावा यूएस एड के साथ मिलके, यूएस एड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ मिलके इंडिया कुछ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट वगैरह भी बनवा रहे थे। उसको भी देखना होगा कि फर्दर कंटिन्यू किया जाता है या फिर अब वो रुक जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बताती हैं कि इनके कार्यकाल में ना गवर्नमेंट का इकोनॉमी में बहुत कंट्रोल रहेगा। और गवर्नमेंट का इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहता है ना, तो ये देखो फिर उस देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती। पास्ट, कम से कम इतिहास देखो हमें यही बताता है। जैसे आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट का इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। उसका रिजल्ट ये निकला, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट काफ़ी कम रही। 1990-91 में जब हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए, तब हमने रफ्तार पकड़ी। उसी प्रकार से देखो, आप यूएसएसआर का एग्जाम्पल ले लीजिए, कुछ अन्य देशों का एग्जाम्पल ले लीजिए, जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा होता है इकोनॉमी में, फिर वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। तो ये भी इंडिया के लिए एक चिंता की बात होगी। अगर श्रीलंका अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है, वहाँ की इकोनॉमी में फिर से क्राइसिस आते हैं, इनस्टेबिलिटी आती है, तो जाहिर तौर पे देखो ये इंडिया के लिए अच्छी चीज़ नहीं होगी। लास्ट में राइटर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो वैसे तो हमारे हर एक पड़ोसी देशों के साथ में जो रिश्ते हैं ना, वो इंडिपेंडेंट हैं। मतलब अलग अलग वेरिएबल्स हैं, कुछ स्पेसिफिसिटीज़ हैं। इंडिया श्रीलंका में कुछ अलग फैक्टर्स हैं, इंडिया बांग्लादेश में कुछ अलग फैक्टर्स हैं। फिर भी देखो, इंडिया की ना एक कॉम्प्रिहेंसिव नेबरहुड पॉलिसी होनी चाहिए कि इंडिया की क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं नेबर से डील करते वक्त। और इंडिया ना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इस पूरे साउथ एशिया को इंटीग्रेट करने में।
साउथ एशिया के एक इंजन के तौर पे इंडिया काम कर सकता है, ऐसा इंजन जिससे बाकी सभी छोटे छोटे पड़ोसी देशों को फायदा हो। हम बात करते हैं देखो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की। ग्लोबल साउथ की लीडरशिप तो तभी हम लेंगे ना जब हम हमारे आस पड़ोस के देशों की लीडरशिप ले सकते हैं। तो शुरुआत हमें यहीं से करनी होगी। पहले हम हमारे आस पड़ोस के देशों के लीडर बने, फिर हम ग्लोबल साउथ के लीडर बन सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। लास्ट में 1 मिनट में जल्दी से मैं आपको समराइज करवा देता हूं। 2024 में इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी में काफ़ी सारे सेटबैक्स आए, जैसे पाकिस्तान ने ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट किया, नेपाल में KPS ओली फिर से प्रधानमंत्री बन गए, बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता चली गई, मालदीव में हॉस्टाइल रेजिम आया, सिक्योरिटी कंसर्न्स, म्यांमार की सिचुएशन के कारण नॉर्थ ईस्ट में सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो सकती है, मणिपुर में जो सिचुएशन खराब है उसमें एक फैक्टर म्यांमार का सिविल वार भी है। लेकिन देखो इन सब के बावजूद एक और देश साउथर्न पेरिफेरी में श्रीलंका में एकदम से अब सत्ता परिवर्तन हो गया और NPP पॉलिटिकल पार्टी से अनुरा कुमारा दिसानायक ये राष्ट्रपति बन गए। पास्ट ये जो है ये JVP का एक इलेक्टोरल फ्रंट है जो कि पास्ट में देखो नक्सलिज्म टाइप की जो मूवमेंट है वो चलाता रहा है, वायलेंट मूवमेंट, और बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म इस मूवमेंट में देखने को मिला था इंडिया के अगेंस्ट, मतलब इंडिया के अगेंस्ट हेट्रेड। अब श्रीलंका की नई सरकार के मायने क्या हैं? श्रीलंका की नई सरकार देखो IMF के साथ रीनेगोशिएट करेगी, IMF मानेगा नहीं। प्राइवेट सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग इंडियन इन्वेस्टमेंट उनका रिव्यू होगा, जैसे अदानी के जो सोलर प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पे देखो इंडिया की डिप्लोमेटिक अप्रोच, इंडिया ने अच्छे ढंग से श्रीलंका के इशू को हैंडल किया। पास्ट में देखो इंडिया ने $4 बिलियन की मदद दी है, प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी देखने को मिली इस बार, और इनसे पहले ही मुलाकात कर ली थी फरवरी में हमारे विदेश मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने, तो इनका रुख अभी इंडिया के प्रति पॉजिटिव है। और ये देखो बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे इंडिया चाइना में, थोड़ा सा ज़्यादा लीन होंगे चाइना के अगेंस्ट। अब लास्ट में राइटर बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हमें चाहिए नेबरहुड के लिए। इंडिया को ग्लोबल साउथ पे फोकस करना है ना, तो पहले नेबरहुड पे फोकस करना होगा। इंडिया को पहचानना होगा क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज़ हैं। इंडिया एक इंजन का काम कर सकता है पूरे साउथ एशिया को इंटीग्रेट करने के लिए, मतलब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इंडिया ला सकता है, इससे सारे देशों को फायदा होगा, ग्रोथ उनकी बढ़िया होगी। चलो ये समराइज कर लिया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क से संबंधित है। राइटर बोलते हैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जरूरी है हमारे देश में वेल राउंडेड एजुकेशन के लिए। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क ये देखो एक नया सिस्टम है जो हमारी एजुकेशन को ना बदल देगा, और ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना 2020 में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका पार्ट है। मतलब क्या है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का? नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का मतलब देखो ये है कि अब पढ़ाई के साथ साथ ना स्किल्स भी बच्चे सीख सकते हैं। मतलब मान लो कोई पर्सन महेश इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग में देखो अब कोडिंग वगैरह सिखाई जाती हैं, म्यूजिक या फिर योगा तो सिखाया नहीं जाता। आप बोलोगे सर पढ़ते पढ़ते कोई कोर्स ज्वाइन कर लें एक्स्ट्रा तो सीख सकते हैं ना। हाँ सीख सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर महेश इंजीनियरिंग के साथ साथ म्यूजिक सीखे, योगा सीखे और इस चीज़ को काउंट किया जाए महेश की डिग्री में, फिर तो वाह वाह है ना। मतलब वैसे ये चीज़ें कॉलेज में पढ़ते पढ़ते अलग से सीखनी पड़ती हैं, टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मान लीजिए इन चीज़ों को करने पर, म्यूजिक सीखने पर, योगा सीखने पर महेश को कुछ क्रेडिट मिल जाए और उन क्रेडिट को काउंट किया जाए महेश की डिग्री में, तो कितना बढ़िया हो। यही चीज़ है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में क्या होगा, ये जो क्रेडिट मिलेंगे ना अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने पर, ये देखो एक प्रकार से ना एकेडमिक करेंसी का काम करेंगे, एकेडमिक करेंसी का। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए एक डिग्री हासिल करने में, एग्जांपल दे रहा हूँ, एक डिग्री हासिल करने में 120 से 160 क्रेडिट चाहिए। तो अब देखो क्या किया जाएगा, अलग अलग जो सब्जेक्ट होंगे, अलग अलग जो कोर्सेज होंगे ना, टाइम के हिसाब से कितने घंटे का वो कोर्स है, कितने घंटे का वो सब्जेक्ट है, वो पूरा करने पर ना क्रेडिट मिल जाएंगे, क्रेडिट मिलते जाएंगे स्टूडेंट को, और उसे ना टोटल 120 से 160 क्रेडिट पूरे करने हैं। इतने क्रेडिट पूरे होते ही उसे डिग्री मिल जाएगी।
तो ना कोर सब्जेक्ट्स के साथ साथ वो जो बच्चा है कुछ क्रेडिट्स देखो अन्य अपनी मर्जी के सब्जेक्ट से हासिल कर सकेगा। मतलब उसे लगता है कि यार इंजीनियरिंग के साथ साथ मुझे कोई सर्टिफिकेशन करनी है जो आगे जाके मुझे जरूरत पड़ेगी, तो वो कोर्स करेगा, उसके लिए उसको क्रेडिट मिल जाएंगे और वो क्रेडिट काम आएंगे उस बच्चे के फाइनल डिग्री हासिल करने में, क्योंकि फाइनल उसे जैसे तैसे करके डिग्री कंप्लीट करने के लिए 120 से लेके 160 क्रेडिट चाहिए। तो वो अपनी पसंद के कुछ सब्जेक्ट्स चूज कर सकेगा और उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद, उन कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद जो क्रेडिट मिलेंगे महेश के टोटल क्रेडिट्स में ऐड होते जाएंगे। मतलब वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, समझ गए? तो ये जो फ्रेमवर्क है ना, जैसे मैंने आपको बताया नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के दौरान लॉन्च हुआ था। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एम देखो एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न बनाना है और उसी का इंपॉर्टेंट पार्ट है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। फ़ायदे क्या हैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के? फ़ायदे देखो बहुत सारे हैं। सबसे पहला फ्लेक्सिबिलिटी, बच्चा जो है अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चूज कर सकता है। दूसरा है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, मतलब एक इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट है वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकता है। तो एक ही बच्चा अलग अलग फील्ड के, पहले देखो साइंस वाला बच्चा आर्ट के सब्जेक्ट नहीं पढ़ता था, कोई लेना देना ही नहीं, लेकिन अब ना इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ना नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के थ्रू मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। रेंचो जैसे स्टूडेंट जो मर्जी किसी भी क्लास में जाके बैठ जाएं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लें, ऐसी अप्रोच डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। फिर देखो प्रैक्टिकल स्किल्स पे भी फोकस होगा, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल स्किल हासिल करने पर भी, अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, क्रेडिट मिलेंगे। तो बच्चे फिर देखो वो स्किल हासिल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें पता है ये स्किल हासिल करने के बाद उन्हें क्रेडिट भी मिलेंगे जो डिग्री कंप्लीट करने में यूजफुल होंगे। तो स्किल डेवलपमेंट भी होगा पढ़ाई के साथ साथ। और देखो सबसे लास्ट में क्रेडिट ट्रांसफर, एक कोर्स के क्रेडिट को दूसरे कोर्स में ट्रांसफर भी किया जा सकता है, यूज भी किया जा सकता है। जैसे आपको रैंडम एग्जांपल देता हूं। अब शुरुआत में ना महेश ने बीटेक करनी स्टार्ट की, 1 साल बीटेक किया, कुछ क्रेडिट मिल गए उसे। बट अब महेश को लगा यार बीटेक करने का मन नहीं है, मैं तो बीए करूंगा, मैं बाद में यूपीएससी की तैयारी मुझे करनी है। तो महेश ना 1 साल चूंकि बीटेक का कर चुका है, तो वहां जो उसे क्रेडिट मिले हैं ना, वो क्रेडिट अपने ट्रांसफर करवा लेगा बीए के कोर्स में। तो एक कोर्स से दूसरे कोर्स में क्रेडिट्स को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में क्या क्या कोर्सेज शामिल हैं? ये सारे कोर्सेज शामिल हैं। देखो जो लिस्ट है ना, जितने भी है, क्लासरूम टीचिंग, लेबोरेटरी वर्क, अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, ट्यूटोरियल, स्पोर्ट्स, गेम्स, योगा, परफॉर्मेंस आर्ट, म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट, सोशल वर्क, नेशनल कैडेट कोर्प्स, नेशनल सर्विस स्कीम एक्टिविटीज़, वोकेशनल एंड स्किल एजुकेशन, माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट्स, ऑन जॉब ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं ना वो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में शामिल हैं। मतलब इनको करने पे क्रेडिट मिलेंगे। फ़ायदा क्या होगा? मतलब जब बच्चा ये सब एक्टिविटीज़ करेगा पढ़ने के साथ, तो देखो बहुत फ़ायदा होगा। एक तो जॉब मार्केट में उस बच्चे को एज मिलेगा, बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी। अब कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, साथ के साथ वो कम्युनिकेशन स्किल वाला उसने कोर्स ज्वाइन कर लिया, उसको करने के बाद उसको क्रेडिट मिलेंगे जो डिग्री में काम आएंगे। लेकिन हाँ देखो एक चीज़ ज़रूरी है, असेसमेंट होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप फर्जी ढंग से बोल लो कि मैंने कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स कर लिया, अब मुझे क्रेडिट दे दो। कोई भी कोर्स आप कर लो, लेकिन कोर्स ज्वाइन करने के बाद में ना आपका असेसमेंट ज़रूर होगा कि आप उस कोर्स में सफल हो पाए हो या नहीं हो पाए हो, उस कोर्स में आपने ढंग से उस कोर्स को अटेंड किया या नहीं किया है, ये जरूर देखा जाएगा। असेसमेंट जरूर होगा, बिना असेसमेंट के क्रेडिट नहीं मिलेंगे किसी भी कोर्स के लिए। तो फायदे बता रहा था मैं, जब बच्चा देखो पढ़ाई के दौरान ये सब प्रैक्टिकल स्किल्स हासिल करेगा ना, तो जॉब मार्केट में एज मिलेगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी, क्रिएटिविटी को बूस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जो हैं वो डेवलप होंगी। इसके बाद देखो राइटर ये बोलते हैं, कुछ जो लोग हैं ना, कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अगेंस्ट हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि इससे हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है ना वो वीक हो जाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगा। दूसरा, कुछ एक्सपर्ट्स को ये भी लगता है कि नॉलेज इंपॉर्टेंट है, स्किल्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉलेज इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल्स। तीसरा, कुछ एक्सपर्ट्स इसलिए भी विरोध कर रहे हैं, वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ देखो रिसर्च के लिए होनी चाहिए और ये स्किल वगैरह को ज़्यादा तवज्जो ना दिया जाए यूनिवर्सिटीज़ में।
लेकिन राइटर बोलते हैं देखो ये जो सोच है ना वो पुरानी हो गई है, आज के टाइम में दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, नॉलेज भी और स्किल्स भी। एक कंसेप्ट है मेरू। मेरू का पूरा नाम क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, मेरू नाम है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। ये जो मेरू है ना, ये भी देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का पार्ट है। मतलब जो मेरू यूनिवर्सिटीज़ है ना, ये मल्टी डिसिप्लिनरी वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रिसर्च और इनोवेशन पे फोकस करेंगी। पर देखो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ स्किल्स सिखाएंगी। हर यूनिवर्सिटी को ना बैलेंस रखना होगा नॉलेज और स्किल्स के बीच में। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के देखो बहुत फ़ायदे होंगे। रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट्स को अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अब मान लो पढ़ाई करते करते कुछ स्टूडेंट्स का ना गैप आ गया, 2 साल के बाद वो एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर सका, तो उसके क्रेडिट तो स्टोर रहेंगे ना, उसके एकेडमिक बैंक में जो क्रेडिट है वो स्टोर रहेंगे। वो 2 साल बाद आके फिर भी वो बचा हुआ जो कोर्स है वो कंप्लीट कर सकता है। मुझे इस क्रेडिट सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा पता क्या लगता है? कई बार ना जैसे 12वीं तक बच्चे को ना अपने इंटरेस्ट का पता नहीं होता, अपने इंटरेस्ट का पता नहीं होता कि हाँ भाई मुझे लाइफ में करना क्या है, जैसा पेरेंट्स ने बोल दिया, जैसे दोस्त लोग कर रहे थे उसने भी वही कर लिया। इस चक्कर में ना बहुत सारे लोग IIT नीट का टेस्ट दे देते हैं कि हाँ बाकी लोग कर रहे हैं तो मैं भी दे देता हूँ, लेकिन बाद में उसे समझ में आता है कि मेरा जो इंटरेस्ट था वो किसी और चीज़ में था, पायलट बनने में था या फिर लॉ करने में था। तो ये जो क्रेडिट सिस्टम आया है ना, इसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। मतलब उसने गलती से इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, उसके बावजूद भी वो इंजीनियरिंग करते करते भी लॉ के सब्जेक्ट पढ़ सकता है। लेकिन देखो एक चैलेंज ये है कि इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। देखो NCRF को इम्प्लीमेंट करना है ना, तो यूनिवर्सिटीज़ को अपना करिकुलम चेंज करना होगा, नए क्रेडिट फ्रेमवर्क के हिसाब से नए नए कोर्सेज डिज़ाइन करने होंगे, इंडस्ट्रीज़ के साथ टाई अप बढ़ाने होंगे, टीचर्स को नई स्किल सीखनी पड़ेंगी, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है असेसमेंट सिस्टम को अपडेट करना होगा। ओवरऑल देखो इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा इस नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क से, क्योंकि हमारे देश में हम हमेशा बोलते हैं स्किल्स नहीं है लोगों में, तो बच्चों में स्किल्स आएंगी, स्किल्ड वर्कफोर्स बढ़ेगी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि बच्चे कोर्स करते करते एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स भी कर सकते हैं और इसके क्रेडिट उन्हें मिलेंगे। ग्लोबल कंपटीशन में इंडिया आगे बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ तेज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। ये सारे फायदे होंगे इस नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के। लास्ट में जल्दी से रिवाइज आपको करवा देता हूँ। NCRF नया सिस्टम है एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का पार्ट है। की फीचर्स क्या हैं? सब्जेक्ट अपनी मर्जी के चूज़ कर सकते हैं बच्चे, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट करता है, क्रेडिट्स एक कोर्स से दूसरे कोर्स में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस है। ये सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की गई हैं NCRF में। बेनिफिट्स क्या हैं? कंपिटिटिव एज मिलेगा जॉब मार्केट में, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा आएंगी। क्रिटिसिज्म क्यों है? ट्रेडिशनल सिस्टम को कमज़ोर करेगा, नॉलेज पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ रिसर्च के लिए होनी चाहिए, और राइटर बोलते हैं मॉडर्न टाइम ऐसा है देखो नॉलेज स्किल्स दोनों चाहिए। फिर मेरू की बात की जाती है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, ये भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का पार्ट है। ये रिसर्च एंड इनोवेशन पे फोकस करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ रिसर्च पे फोकस करें, रिसर्च एंड स्किल को बैलेंस करना होगा। इससे बहुत फ़ायदा होगा, रूरल एरियाज़ के बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कोर्सेज़ कंप्लीट करने की, हायर एजुकेशन ज़्यादा एक्सेसिबल होगा और ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा जल्दी जॉब मार्केट में एंट्री होगी। इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ में करिकुलम चेंज करना होगा, नए कोर्सेज़ को डिज़ाइन करो, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप को इंक्रीज़ करो, टीचर्स को स्किल दो, असेसमेंट सिस्टम को मजबूत करो। इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? स्किल्ड वर्कफोर्स इंक्रीज़ होगी, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप आएगी, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज़ होगी बच्चों की, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। इसके बाद देखो छोटा सा स्टैटिक टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं कीवर्ड्स के माध्यम से। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज देखो सरकार इस्टेब्लिश करती है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए और जॉब जनरेट करने के लिए। ये डेजिनेटेड जोन होते हैं जहाँ पे ना सरकार काफ़ी सारे इंसेंटिव देती है। सरकार कहती है कि आप यहाँ पे आके अपने ऑपरेशंस चलाओ और हम आपको इंसेंटिव देंगे, जैसे बिना ड्यूटी दिए आप इंपोर्ट कर सकते हो अपना सामान, टैक्स में एग्जम्पशन दिया जाता है, जैसे इनकम टैक्स कम लगेगा या फिर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स नहीं लगेगा, एक्सटर्नल कॉमर्शियल डेट
संबंधित रियायतें हैं, जैसे यूनिट जो सेज में है ना वो $500 मिलियन तक कर्ज हासिल कर सकती हैं विदेश से। सिंगल पोर्टल अप्रूवल लेना काफ़ी आसान होता है इस जोन में कोई अपनी फैक्ट्री वगैरह या फिर ऑफिस इस्टेब्लिश करता है तो। सरकार ये सेज इस्टेब्लिश क्यों करती है? सरकार इसलिए इस्टेब्लिश करती है, जैसे मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जा सके, जॉब्स जनरेट की जा सकें। पहला सेज हमारे देश में बना कांडला में 1965 में। बाद में देखो सेज एक्ट आया था 2005 में चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, क्योंकि देश के अलग अलग इलाकों में सेज ओपन कर रही थी राज्य सरकारें। और सेज पॉलिसी भी आई थी 2000 में। चैलेंजेस क्या क्या हैं? देखो सेज के नाम पे ना सरकार लैंड एक्वायर कर लेती है, लेकिन उस लैंड को यूज़ नहीं करती, तो लैंड अनयूज्ड रह जाता है। नेक्स्ट है मल्टीपल मॉडल्स। हमारे देश में ना अलग अलग सरकारों में ना, राज्य सरकारों में सेज का जो मॉडल है ना थोड़ा अलग है एक एक्ट बनाने के बावजूद, तो इसलिए ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैनेजमेंट है और चीज़ें इंटीग्रेटेड नहीं है। नेक्स्ट, कंपटीशन फ्रॉम आसियान कंट्रीज़ ने देखो अपनी पॉलिसीज़ काफ़ी इंप्रूव की हैं, स्किल्स देने पे काफ़ी फोकस किया है, तो इस वजह से हमारे जो सेज है ना वो कई बार कॉम्पिटिटिव नहीं है इन देशों के सेज के मुकाबले में। नेक्स्ट, वे अहेड, MSME इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए। दूसरा, सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स को भी अट्रैक्ट किया जाए। इसके बाद रिकमेंडेशंस ये दी जाती हैं, सेज को ना इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस ग्रांट किया जाए और फाइनेंसिंग ऑप्शंस ज़्यादा ईजिली अवेलेबल हों। सेज में जो यूनिट्स इस्टेब्लिश होती हैं उनको क्रेडिट मिलना आसान हो, ऐसे कुछ प्रोविज़न किए जाएंगे तो भी ज़्यादा कंपनीज इस्टेब्लिश होंगी, ज़्यादा ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या फिर ऑफिसेज आएंगे सेज में। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। ये क्वेश्चन देखो आपको आज अटेम्प्ट करना है, 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।